कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है लोग मतलब ऐसे अपनी आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि जुगाड़ बहुत चलता है। बीटेक के पहले तक तो मुझे इस चीज के लिए मतलब कोई डायरेक्शनल आइडिया नहीं था कि नहीं हाँ ठीक है मुझे प्रोफेसर ही बनना है। तो हम्म। यूजुअली बीटेक के पहले ऐसा था कि नहीं मुझे पैसे कमाने ऑनेस्टली। आपने एक्सपेक्टेशन की बात करी, तो वो अगर हाँ मैं मीट कर रहा हूँ तब मुझे कॉल आएगा, तो वो मुझे उसी बिल्कुल 5 साल में अपने आप को रेडी करना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये तो चीजें जैसे क्या है कि हमारा ये होता है ना कि चलो पीएचडी के बाद हमें पोस्ट डॉक करना है तो हम हमेशा बाद के लिए छोड़ने वाली जो टेंडेंसी होती है कि नहीं 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 चलो अभी नहीं बाद में कर लेंगे, या हम्म। एक चीज होता है आपका रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब जैसे मान लो कि Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सिंपल साइंस। आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं, उनका नाम है डॉक्टर प्रद्युमन। और मेरे सीनियर हैं आईटी जोधपुर में। हम लोग काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए थे साथ में, क्योंकि काफ़ी सीनियर है मेरे से। बट लेकिन दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी हम लोगों की। हम लोग क्रिकेट खेलते थे शाम को साथ में। और करंटली प्रद्युमन सर आईटी रुड़की के सीएसई डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रहे हैं। तो आइए आज हम प्रद्युमन सर से उनका एक्सपीरियंस पूछेंगे। कैसे उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया एज ए पीएचडी स्टूडेंट, और फिर बाद में एज ए प्रोफेसर एट सच एमिनेंट प्लेस एट लाइक आईआईटी रुड़की। तो वेलकम सर, कैसे हैं? थैंक यू आदित्य मैं बहुत अच्छा हूँ और तुम्हारा इंट्रोडक्शन भी बहुत अच्छा रहा। तो एक्चुअली मैं इसके जवाब में ये हूँ कि देखो बीटेक के पहले तक तो मुझे इस चीज के लिए मतलब कोई डायरेक्शनल आइडिया नहीं था कि नहीं हाँ ठीक है मुझे प्रोफेसर ही बनना है। तो हम्म। यूजुअली बीटेक के पहले ऐसा था कि नहीं मुझे पैसे कमाने ऑनेस्टली। तो एक यही वजह थी कि मैंने कंप्यूटर साइंस ब्रांच चूज की, क्योंकि हम्म। जो आप आजू बाजू से सुनते हैं कि पैसा कहाँ है, तो ये चीज था कि नहीं कंप्यूटर साइंस में जाओगे पैसे अच्छे हैं। हम्म। ऑनेस्टली ये मेरा रीजन था कंप्यूटर साइंस ब्रांच चूज करने। हम्म। लेकिन कंप्यूटर साइंस में जब बीटेक कंप्लीट होते होते जॉब भी लग गया, उसके बाद भी एक कंफर्ट नहीं आया मेरे अंदर। अच्छा। तो एक ऐसा था कि मैं अभी जैसे बीटेक हो गया है जॉब मिल गया है तो मैं कंफर्टेबल फील क्यों नहीं कर रहा। तो उसका आंसर एक चीज मुझे समझ में आया। तो एक मेरा दोस्त था हार्दिक पटेल, तो एक ऐसे वॉक कर रहे थे, हम बहुत कम बात करते थे लेकिन सेम ब्रांच के थे। लेकिन उस दिन हम वॉक कर रहे थे तो बस एक कन्वर्सेशन में ये था कि मतलब ये डिस्कशन चल रहा था कि नहीं यार मतलब मैं आगे की सोच रहा हूँ, तो अभी इस चीज से मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है जॉब मिल गया है, अब मैं पैसे हम्म। कमाने जा रहा हूँ। हम्म। तो मैंने उससे सजेशन मांगा कि हायर स्टडी के लिए मैं जाना चाहता हूँ, एमटेक और पीएचडी। तो उसने एक चीज सजेस्ट किया कि क्योंकि मैंने डायरेक्ट पीएचडी ज्वाइन किया था तो उसमें उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है उस पर्सन का। तो उसने बोला कि देखो अगर रिसर्च के लिए जाना चाहते हो तो एमटेक बेस्ट है, अगर जॉब के लिए कंफ्यूज्ड हो तो एमटेक करो, तो हम्म। अगर रिसर्च के लिए कंफर्म हो तो पीएचडी ज्वाइन करो। तो हम्म। उस टाइम पे तो मेरा मेन पीएचडी ज्वाइन करने का जो रीजन था कि मैं जैसा मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जो जॉब्स है उनका सुनता था कि नहीं आपको 9 to 10 आवर 12 आवर कंटिन्यूअसली एक जॉब करना है, कुर्सी पे बैठना है। तो मुझे एक्चुअली थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए थी कि हम्म। नहीं मैं 24/7 में कभी भी काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी थोड़ी सी फ्रीडम के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए मुझे हम्म। एकेडमिक बेस्ट लगता था। तो एक ये हम्म। रीजन था कि मैंने पीएचडी चूज किया। अच्छा। फिर अब मैंने सेम इंस्टीट्यूट से ही पीएचडी चूज किया, क्योंकि उसका नेक्स्ट पहलू ये था कि चलो पीएचडी एक ये 5 ईयर का प्रोग्राम नहीं है एक तरह से। मेरे ओपिनियन में आप इसको सर्टेन नहीं बोल सकते, ठीक है आप 5 ईयर्स बोल रहे हैं लेकिन हाँ, अगर रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो तो वो 6 ईयर सेवन पड़ ईयर टेन जाता है, ईयर उसका। हाँ, फिक्स नहीं होता, करेक्ट। तो इस वजह से जो सेकेंड चीज था पीएचडी चूज करते वक्त दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो नो डाउट इंस्टीट्यूट, सेकेंड सुपरवाइजर। हम्म। तो पीएचडी ज्वाइन करने से पहले मैंने अपने सुपरवाइजर से बात किया, प्रोफेसर विभास अधिकारी, वो अभी करंटली आईआईटी खड़गपुर में मैथ्स डिपार्टमेंट में है। तो उनसे बात किया कि अगर वो मुझे और मेरे फ्रेंड रणवीर दोनों दोनों ने ही बात किया, वो अभी आईआईटी इंदौर में है। तो
हमने उनसे कहा कि अगर आप हमें पीएचडी में एज ए स्टूडेंट लेने के लिए रेडी हैं तो हम ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज फिर हम जॉब के लिए चले जाएंगे। तो कुछ टाइम तक कन्वर्सेशन चला, इसके बाद ठीक है उन्होंने फाइनली वो एग्री हो गए कि हाँ ठीक है, अगर तुम सेलेक्ट हो गए तो मैं तुम्हें एज अ स्टूडेंट ले लूंगा, लेकिन सिलेक्शन प्रोसीजर तो हमें ही पास करना है। फिर हम्म। इसके बाद आईआईटी जोधपुर में ही पीएचडी ज्वाइन किया। पीएचडी 2000 थोड़ा अप्स एंड डाउन्स के साथ 2018 में पास किया। हम्म। 18 मतलब फाइनल डिफेंस हुआ मेरा मार्च 18 में, लेकिन हम्म। मेरा सबमिशन वही अराउंड जुलाई में हो गया था, तो फिर मैं इसके बाद खड़गपुर ऑलमोस्ट 1 ईयर के लिए रहा। फिर उसके बाद मेरा ये डीएसटी का एक स्कीम है, डीएसटी इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप, अच्छा। तो उसमें हो गया। तो उस स्कीम के अंडर में मैंने मल्टीपल जगह अप्रोच किया। तो उसमें मुझे 3-4 जगह से इंटरव्यू कॉल आया था, जैसे आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी इंदौर और आईआईसी बेंगलोर। ओके। मैंने ही चारों, हाँ चारों जगह पर इंटरव्यू दिया। तो आईआईटी खड़गपुर में मैं सेलेक्ट हो गया था और आईआईटी रुड़की में। तो फिर मैंने फाइनली आईआईटी रुड़की ज्वाइन चूज। कर लिया था, हाँ अक्टूबर 18 में एज अ इंस्पायर फैकल्टी। फिर ओके। आफ्टर 1 ईयर 1 नवंबर 19 को मैंने रुड़की में ही एज अ रेगुलर फैकल्टी ज्वाइन कर लिया, और तब से फिर मैं आईआईटी रुड़की में ही जॉब कर रहा हूँ। हाँ। तो सर जैसे आफ्टर जब आप अप्लाई कर रहे थे खड़गपुर से तो अप्लाई करने के दौरान आपके क्या एक्सपीरियंस रहे, लाइक कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये इस सेंस में पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हम्म। होते हैं जो आफ्टर पीएचडी अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उनको बहुत इस चीज का स्ट्रगल करना पड़ता है कि कहीं से कॉल नहीं आ रही, या बहुत जगह अप्लाई कर चुके हैं लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। तो ऐसा इस तरीके का भी कोई एक्सपीरियंस था क्या आपका? हाँ, एक्चुअली में आफ्टर पीएचडी पब्लिकेशन रिकॉर्ड डिसेंट इनफ था, और बहुत सारे मेरे पब्लिकेशन क्यू में थे, मतलब सबमिशन में थे, कोई मेजर हम्म। रिवीजन, हम्म। माइनर हम्म। रिवीजन, इस तरह से थे। तो जो हम्म। ऑनवर्ड पब्लिकेशन थे वो मुझे लगता है कि 4 थे जब मैंने एज इंस्पायर फैकल्टी अप्लाई किया था। 4-5 ही थे, एग्जैक्ट हम्म। नंबर है हम्म। जी। तो हम्म। उस केस में क्या होता है कि देखो, जब हमारी पीएचडी खत्म होती है, ऑलरेडी हम एक लॉन्ग ड्यूरेशन पीएचडी में बिता चुके होते हैं। हम्म। आपका एक फैमिली प्रेशर भी होता है, सोसाइटल प्रेशर भी होता है, और जॉब का प्रेशर जो अल्टीमेट होता है कि नहीं ठीक है अब आपको पैसे अर्न करने हैं, तो हम्म। आपको कहीं ना हम्म। कहीं से आपको एक जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए एटलीस्ट कॉल चाहिए। हम्म। और जो हमारा नॉर्मल सा टेंडेंसी होती है, हम जाते हैं पोस्ट डॉक के लिए हम्म। फर्स्ट। हम्म। जैसे मैं खुद सोचता था कि नहीं ठीक है, पोस्ट डॉक के बिना मैं आईआईटी में जॉब नहीं पा सकता, हम्म। और ये कुछ हद तक सही भी था। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में नहीं है, सारी मतलब ऑलमोस्ट पुरानी आईआईटी या नई आईआईटी कहीं के भी ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लोगे तो न्यू फैकल्टी को, यंग ब्लड को वो काफी चांस देते हैं। देते हैं। मतलब हाँ ऐसा कुछ तो जरूरी नहीं है कि पोस्ट डॉक करना जरूरी है, बट नहीं, बस ये है देखो, कि अगर है और अच्छी जगह से है तो थोड़ा वो एड ऑन हो जाता है। हाँ वो ऐड ऑन हो जाएगा, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। अगर हम्म। आपका suppose आपने पीएचडी में ही इतना एफर्ट मार के आपने एक रिसर्च जो आपका रिकॉर्ड है उसको अच्छा कर लिया है, हम्म। जो आईआईटीज के जो एक्सेप्टेंस लेवल है उसको मीट कर रहा है, तो वो डेफिनेटली कॉल करेंगे। तभी उसमें हम्म। ये ऑप्शन होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1। तो हम्म। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 एक्चुअली एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, कि आपका अगर हम्म। एक्सपीरियंस लेस देन 3 ईयर है तो एक वो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए आपको हायर करेंगे। हम्म। तो हम्म। आईआईटी ने ऑलरेडी वो सारी सुविधाएं दे रखी हैं। हाँ, हम्म। बशर्ते आपको वो क्या था ना कि जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है या आपका रिसर्च का जो आउटपुट है वो नो डाउट उनके एक्सेप्टेंस लेवल का होना चाहिए। होना चाहिए। हम्म। हम्म। तो इसीलिए देखो, ये जो मेन प्रॉब्लम आता है ना वो पीएचडी के ड्यूरेशन में आता है, कि देखो जब हमारे लिए आपका चाहे 6 ईयर या 5 ईयर प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड एमटेक भी होता है 5 ईयर प्रोग्राम है, हम्म। लेकिन उसमें हम हर सेमेस्टर पास करते जाते हैं और फाइनली डिग्री कंफर्टेबली कंप्लीट कर लेते हैं। इवन बीटेक भी 4 ईयर प्रोग्राम। लेकिन पीएचडी के केस में क्या होता है ना कि वो सर्टेनिटी नहीं होती है कि अभी 3 सेमेस्टर हो गए, 4 सेमेस्टर हो गए, या हम आफ्टर 5 ईयर डेफिनेटली वी विल गेट डिग्री। तो एक हम्म। टाइम के बाद आ जाता है ना कि स्टूडेंट डिग्री पाने के लिए स्ट्रगल करने लगता है, फ्रस्ट्रेशन आने लगता है, और बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। आपका जब हम्म। पेपर रिजेक्ट होता है तो आपको बहुत मायूसी होती है। मायूसी होती है।
आपके अगर एक्सपेरिमेंट्स फेल होने लगते हैं, रिजल्ट्स आपके अकॉर्डिंग नहीं आता है, तो नो डाउट प्रॉब्लम होती है। वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको पेशेंस रखना। हम्म। देखो, इसको मैं जो कंप्लीट आपका असिस्टेंट प्रोफेसर तक की है, एक मैं इसको ऑलमोस्ट एक सर्टेन लेंथ की जर्नी मानता हूँ। जैसे हम्म। मुझे एक वाकया याद आता है कि जब बीटेक फर्स्ट ईयर का इनाग्रल प्रोग्राम था आईआईटी कानपुर में, क्योंकि हम्म। हमारा आईआईटी फर्स्ट बैच था, तो 2 साल हम आईआईटी कानपुर में, तो हमारा इनाग्रेशन वहीं पे हुआ था। तो अच्छा। वहाँ पे प्रोफेसर, वहाँ के जो तत्कालीन डायरेक्टर थे प्रोफेसर एस जी धांडे, हम्म। उन्होंने एक चीज बोली थी कि हम यूजुअली क्या होता है कि दूसरे से लर्न करने की जगह दूसरे को कॉपी करना ज्यादा पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा कोई टॉपर स्टूडेंट है क्लास में, तो हम उससे हम्म। सीखने की बजाय हम उसको कॉपी करने में ज्यादा फोकस करते हैं कि हम्म। अगर वो 24 घंटे में 1 घंटा पढ़ता है, तो हम सिर्फ 1 घंटे पढ़ने की कोशिश करते हैं, बाकी हाँ। 23 घंटे कॉपी करने की। तो उन्होंने एक हम्म। चीज बोली, तो नो डाउट आप आईआईटी में आए हो या एक आप एग्जाम क्रैक करके आए हो, तो आप टैलेंटेड हो, हम्म। लेकिन सभी को वो जो एक रेस है कंप्लीट करने के लिए, जरूरी नहीं है कि सेम टाइम लगे। हम्म। आपको डेफिनेटली उतना रेस कंप्लीट करना है। आपको हम्म। अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ बीटेक, एमटेक, पीएचडी, अच्छे पब्लिकेशन के साथ पीएचडी करना है, फिर इसके बाद आपको इंटरव्यूज और वो सारे क्रैक करने हैं। हम्म। बस ये होता है कि आपके कंट्रोल में दो चीजें होती है, या तो आप जर्नी जल्दी स्टार्ट कर दो, हम्म। और या तो अगर लेट हो रही तो आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, हम्म। तभी आप कंपीट कर सकते हो। और हम्म। एग्जाम्पल, आप अगर रनिंग ट्रैक पे हो, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको सेम टाइम पे ही स्टार्ट करना है। सही बात है। तो आपको या तो जल्दी स्टार्ट कर दो, या तो फास्ट स्टार्ट करो, और जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। बीटेक में तो उनका ये स्टेटमेंट था कि आप सपोज वो कोई स्टूडेंट है, वो 1 नाइट पढ़कर टॉप कर जाता है, टॉप कर जाता है। टॉप आप भी कर सकते हैं, लेकिन मे बी आपको 1 महीने लगे। हाँ सही तो बात है, वो अपनी अपनी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। हाँ, इसलिए हम्म। किसी को कॉपी करने की बजाय लर्न करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सही चीजें बात फायदा है। करती हैं, तो इसीलिए मेरे हिसाब से कि पीएचडी है, वो आपको देखना है कि जॉब रिक्वायरमेंट कैसी है, पब्लिकेशन कैसे होनी चाहिए, और थोड़ा हम्म। पेशेंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कि हम्म। अगर आपको लगता है कि, क्योंकि पीएचडी एक ऐसी एक ट्रेनिंग पीरियड है, सही आपकी बात है। जितनी टफ ट्रेनिंग होगी, आप उतने अच्छे निखर के आओगे। सही बात है। आप करेक्ट, उसे बहुत सोचो बहुत कि सही बात। क्रिकेट में हजारों प्लेयर निकले होंगे, तो लेकिन हम सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, रोहित शर्मा को ही क्यों याद करते हैं? हम्म। वो घर में बैठकर भजिया खा के तो नहीं डेफिनेटली सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली बने होंगे। हाँ सही बात। क्योंकि कि या आप मतलब वो आपके ये ऐसा भी मैं इस पे थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकता हूँ कि जैसे जब मैंने पीएचडी ज्वाइन की सपोज, तो अगर हाँ मेरा बिल्कुल ऐसा इच्छा है मन में कि मैं एक दिन आईआईटी प्रोफेसर बनूं, तो मुझे उसी दिन से वो चीजें अपने बिल्कुल दिमाग में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल जिस दिन मेरी पीएचडी खत्म होगी, तब वो टाइम आ जाएगा जब अगर मैंने वैसी ही अपनी रिज्यूम बनाई होगी, वैसी रिक्वायरमेंट जो जो आपने एक्सपेक्टेशन की बात करी, तो वो हाँ अगर मैं मीट कर रहा हूँ तब मुझे कॉल आएगा। तो वो मुझे उसी बिल्कुल 5 साल में अपने आप को रेडी करना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये तो चीजें जैसे क्या है कि हमारा ये होता है ना कि चलो पीएचडी के बाद हमें पोस्ट डॉक करना है, तो हम हमेशा बाद के लिए छोड़ने वाली जो टेंडेंसी होती है कि नहीं नहीं नहीं, चलो अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, या कि अभी हम्म। हमें नहीं है, इसलिए हमें कॉल हम्म। नहीं आ रहा। इस हम्म। एक्सपीरियंस के लिए, हाँ, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे देखो, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के कॉल के लिए पीएचडी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पीएचडी की जर्नी है ना, वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम्म। उससे दो चीजें आपके निकल के आती हैं। तो अभी मैं इस चीज को थोड़ा सा एक पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि जैसे देखो, मान लो कि मैंने आईटी रुड़की में अप्लाई किया, जो हम्म। आईटी रुड़की की सपोज मैंने प्रोसीडिंग देखी, हम्म। तो हाँ, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि मैंने कितनी जगहों पे अप्लाई किया, मुझे कहाँ से कॉल आया, और इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या रहा। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि पोस्ट डॉक के लिए तो मैंने बहुत जगह अप्लाई किया, मतलब ऑलमोस्ट ये सोचो कि मेरा डेली का टारगेट था कि 10 और 20 पोस्ट डॉक मतलब प्रोफेसर को एप्लीकेशन करूं। डाले, हाँ। और बहुत ही कम लोगों के रिस्पॉन्स आते हैं, बहुत सारों के तो मतलब रिजेक्शन ही आता है कि उनके पास रिजेक्शन ही अवेलेबल आता है, नहीं है। हाँ। पूरा इनबॉक्स तो तो भरा वहां रहता है कि सॉरी। बिल्कुल 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 सॉरी के मेल आते हैं, लेकिन उसमें से मुझे 4 अच्छी यूनिवर्सिटीज से रिस्पॉन्स आए थे, हम्म। इंटरव्यू के लिए कॉल भी आए थे। अब क्या होता है कि उसमें भी अगर हमें ये एक्सपीरियंस नहीं कि हमें इंटरव्यू कैसे देना है,
तो भी प्रॉब्लम आ जाती है। हम्म। उसमें मैं तब खड़गपुर में था, जिस हॉस्टल में मैं था उसमें थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू था। अच्छा। वहां पे थोड़ा सा फोन के सिग्नल का भी इशू था। तो प्रॉब्लम हम्म। क्या हुई, तो जैसे मुझे बर्कले से आया था कॉल इंटरव्यू के लिए, लेकिन वो इंटरव्यू ऐसा हो गया कि मतलब कम्युनिकेशन प्रॉब्लम की वजह से टोटली वेस्ट। हम्म। तो उन चीजों से मैंने सीखा कि मतलब अगर इंटरव्यू के लिए तो आपको क्या क्या चीजें बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड, मतलब आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी तो फ्लॉलेस होनी चाहिए, आप कहीं पर भी हो, आप इस हम्म। चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हो। हम्म। एक और यूके की यूनिवर्सिटी थी, एक फिनलैंड की यूनिवर्सिटी थी, और एक और मैं नाम भूल रहा हूँ। तो फाइनली मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड में हो गया था, लेकिन उसी के टाइम पे मेरा यहाँ पे डीएसटी इंस्पायर में हो गया, तो फिर मैंने इसी को ड्रॉप कंटिन्यू कर किया। दिया आइडिया। हाँ, फिर पोस्ट अच्छा। डॉक के लिए नहीं गया, फिर डीएसटी इंस्पायर में ही एक्सपीरियंस किया। रेगुलर फैकल्टी के लिए मैंने दो जगह ही इंटरव्यू दिए। एक आईएसएम धनबाद में, तो आईएसएम धनबाद का क्या हुआ, वो भी इंटरेस्टिंग कहानी हुआ कि मैंने वहां अप्लाई नहीं किया था। वहां पे मैंने अप्लाई किया था इंस्पायर फैकल्टी के लिए। अच्छा। तो हाँ, तो वो काफी पहले अप्लाई किया था, तो उसके हम्म। ऑलमोस्ट 8 to 10 months बाद मुझे वहां से रिस्पॉन्ड आया था फाइनली, ये फैकल्टी प्रेजेंटेशन के लिए ही आ गया। हम्म। तो मैं वहां पे डिपार्टमेंट में अपीयर हुआ, डिपार्टमेंट का प्रेजेंटेशन वगैरह सब हुआ। फिर इसके बाद उन्होंने मुझे एप्लीकेशन अपडेट करने के लिए बोला। फिर मैंने जब देखा कि मैंने तो एप्लीकेशन फिल ही नहीं किया, तो फिर मैंने फाइनली एप्लीकेशन वगैरह फिल करके, और या मे बी पहले फिल किया हो तो वो कहीं मिस हो गया हो, लेकिन हम्म। एनीवे मैं उस वहां मुझे 8 to 10 मंथ, मतलब जब मैंने अप्लाई किया था उसके 8 to 10 मंथ बाद मुझे वहां से रिस्पॉन्स आया। फिर मैंने वहां पर इंटरव्यू दिया, और वहां पे इंटरव्यू में मेरे पर हो गया था सिलेक्शन। फिर सेकंड इंटरव्यू उसी के 1 मंथ बाद मेरा यहाँ पे आईटी रुड़की में हो गया। तो फिर वहीं पर रुड़की में भी हो गया, तो फिर मैंने यहीं पर कंटिन्यू हम्म। किया। तो तो सर, ये चीजें मतलब आफ्टर पीएचडी और बिफोर जॉब, मतलब ये काफी वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल टाइम टाइम हो। ड्यूरेशन होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको उस टाइम पे कैसे अपने आप को मैनेज करना। वो मेरे ख्याल से आपने आंसर यही दिया, आपने यही समझाया कि जो आपका जब आप पीएचडी कर रहे हो, उस वही हाँ, जो वो टाइम है वही आपको सेव कर सकता है, वही बचा सकता है। तो वही अपने बचा पीएचडी सकता है आपके एजुकेशन आगे को भी। जितना फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं, बिल्कुल। अपने रिसर्च बैकग्राउंड को और अपने जो जो भी आपका रिज्यूमे है, जो भी स्ट्रॉन्ग करना है, हम्म। जो रिज्यूम वाली बात है, वो हाँ, वो उसी ड्यूरेशन पीएचडी में आप कर सकते हैं। पीएचडी बेस्ट टाइम पीरियड है जब आप अपने आप को बना सकते हो, अगर बाकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो हम्म। कंप्लीट है। अब पीएचडी के बारे में भी मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई करके आजकल के जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बोलूंगा कि देखो, जो फैकल्टी के लिए रिक्वायरमेंट होती है, दो की कंपोनेंट होती है, एक आपका रिसर्च, एक आपका टीचिंग। और जब हम्म। हम पीएचडी कर रहे होते हैं तो हम रिसर्च पे तो चलो फोकस करते हैं, लेकिन टीचिंग हम्म। पे बिल्कुल फोकस करते हैं। हम्म। तो उस केस में क्या है कि मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जैसे हम जो टीएसिप करते हैं कोर्सेज में, हम्म। सबसे पहले क्या है कि आप वो सब्जेक्ट फैकल्टी से आप कहकर बोल सकते हैं, मतलब जो अलॉटमेंट कमेटी होती है जो टीएसिप अलॉट करती है, तो आप उनसे आप इस तरह के सब्जेक्ट चूज करिए और उनको सीरियस होकर थोड़ा टीएसिप सा करिए। टाइम दें, हाँ। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उस हम्म। सब्जेक्ट को लर्न करिए, तो आप जैसे उस सब्जेक्ट को लर्न करेंगे आपके पास इंटरव्यू के लिए ऑलरेडी प्रिपरेशन ऑलरेडी होगी। प्रिपरेशन हो चुकी होगी, हाँ। जैसे हम लोगों का भी सर, जब आप नहीं थे तो, जब आप तो काफी पहले ही इंस्टीट्यूट से जा चुके थे, तो टीए लगती थी, तो उसमें लैब वगैरह में ज्यादा काम रहता था। तो उसमें क्या हम्म होता था, दोनों पार्ट इंक्लूड हो जाते थे, एक्सपेरिमेंट भी बच्चों के, हम्म। और और थ्योरी। एक्सपेरिमेंट को कैसे करना है तो उससे उसका पीछे का कॉन्सेप्ट भी। क्योंकि हाँ, ऑल दो तो टीचर्स ने तो, फैकल्टीज ने तो पढ़ाया ही है, लेकिन एक रिवीजन तो हम्म, लैब में करवाना ही पड़ता था कि देखो ये कॉन्सेप्ट हाँ होता है, अब आज के एक्सपेरिमेंट में इस कॉन्सेप्ट को ऐसे ऐसे अप्लाई करना है। तो ये हम्म, बात तो सही है, क्योंकि मतलब पीछे भी जितने भी इंटरव्यूज मैंने और भी गेस्ट के लिए, तो उन्होंने भी यही सजेस्ट किया था कि अल्टीमेटली टीचिंग, मतलब एकेडमिक्स में आके आपको जो प्राइमरी काम है वो तो टीचिंग। टीचिंग ही है। रिसर्च हम्म, भी है, बट प्राइमरी काम तो बच्चों को पढ़ाना है। तो जब आप बिल्कुल। इंटरव्यू कहीं पे भी दे रहे होगे, तो वो दोनों पार्ट को एक्सप्लोर करेंगे, कंप्लीट। दोनों पार्ट पे आपको जज करेंगे। और टीचिंग का ऐसा होता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि पीएचडी अब खत्म हो गई, अब बैठ के हम, मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन चाहिए कि आप बैठ कर बुक्स पढ़ रहे हैं। हाँ सही बात है, वो भी ग्रेजुएशन टाइम की। हाँ,
बेटर है कि आप ग्रेजुएट होकर या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी में आए हो और उस टीचिंग को कंटिन्यू करो, और इसके लिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करना पड़ेगा। आप डेली को अगर 1 आवर भी देते ये हो, आप मिलेगा, रीडिंग के हाँ सही बात है, हाँ रेगुलरिटी। वही बात हो गई, जैसे जो जिम जाते हैं वो लोग कहते हैं कि एक दिन में 10 घंटे जिम करके बॉडी नहीं बनेगी, बट अगर हाँ डेली आधा घंटा 2-3 साल तक करोगे तो वो आधा घंटा पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। और हाँ आपकी कब प्रिपरेशन हो जाएगी, आपको खुद ही इतना फ्लॉलेस लगेगा, और वो लगेगा कि एफर्टलेसली बिल्कुल हो बिल्कुल। गया। और वो हम्म। पीएचडी के बाद एक को आपको खुद को कंप्लीटनेस वाली फीलिंग आएगी सही बात है। कि आपके पास एक अच्छा नॉलेज है, हम्म। अच्छी इंफॉर्मेशन है। तो मेरे पीएचडी। मेरे एक सीनियर थे हाँ सर, टीचर थे, तो वो कहते थे कि जिस दिन तुम शीशे में खुद को देख के अपनी आंख में आंख डाल के जो भी हाँ जॉब करेक्ट। जॉब जॉब जो भी जॉब लेना चाह रहे हो, अगर तुम खुद ही से कह सकते हो कि यस आई एम रेडी, मतलब मैं अब इस हाँ लायक हो गया हूँ कि मुझे ये जॉब मिल जाएगी, तो फिर तो उसके तुमको चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर मिल जाएगी, हाँ फिर मिल जाएगी। हाँ। ये बात सही है, ये बात सही है। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अपने आईआईटी रुड़की के रिक्रूटमेंट एक्सपीरियंस को थोड़ा हमारे व्यूअर्स के लिए शेयर करिए, ताकि जो लोग भी अप्लाई करते हैं और अगर उनको किसी भी आईआईटी से कॉल आता है तो वो उनके लिए क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्या स्टेप, क्या किस किस स्टेप से वो गुजरेंगे, और अगर आईआईटी रुड़की के लिए अगर कोई स्पेसिफिक, अगर ऐसा अलग से कोई स्टेप है तो प्लीज। ओके। हाँ ये अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है। जब मैंने खुद अप्लाई किया था तो एक क्यूरियोसिटी होती है दिमाग में कि मैं किस लेवल तक पहुंचा, या तो इसमें बहुत सारे इंटरनल स्टेप्स होते हैं और वो मैटर भी नहीं करते इतना एप्लीकेंट्स के लिए। तो हम्म। मोटा मोटा हर एक आईआईटी, मतलब मोस्ट ऑफ द आईआईटीज ऑलमोस्ट दो तरह से, दो पैटर्न में तुम्हें देखने को मिलेगा उनका जो प्रोसीजर है। वो सिर्फ टाइमलाइन को लेकर, जैसे पर्टिकुलरली आईआईटी रुड़की के केस में क्या है हम्म। कि सबसे पहले आप एप्लीकेशन फिल करेंगे। एप्लीकेशन का जो एक बेसिक स्क्रूटनी होगी, हम्म। वो होगी जो एक तरह से आप ये सोच सकते हो कि शॉर्ट लिस्टिंग, फर्स्ट स्टेज ऑफ हम्म। शॉर्ट लिस्ट। हम्म। वो फिर इसके बाद आप डिपार्टमेंट में, तो एक डिपार्टमेंट लेवल पे होता है, एक इंस्टीट्यूट लेवल पे होता है। ओके। तो डिपार्टमेंट लेवल पे सबसे पहले आप प्रेजेंटेशन के लिए या सेमिनार के लिए कॉल किए जाएंगे। तो वो सेमिनार के दो कंपोनेंट होते हैं, एक रिसर्च कंपोनेंट और एक टीचिंग कंपोनेंट, ओके। कि आप क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो और आपका टीचिंग स्टाइल क्या है, या किसी सब्जेक्ट के बारे में आपको एज अ टीचर क्या इन्फॉर्मेशन है, आप कैसे हम्म। बच्चों को डिलीवर करोगे, वो हम्म। आपका चेक किया जाता है। और एक आपका जो प्राइमरी चीज है कि आप रिसर्च कंपोनेंट आपका क्या है, क्या रिसर्च किया है, कि किन प्रॉब्लम्स को आपने डील किया है, कितने रिलेवेंट है, मतलब उस चीज के बारे में आपको हम्म। जैसे पता है, ये दो चीजों के बारे में। फिर इसके बाद जब आप डिपार्टमेंट लेवल पे जो भी आपका शॉर्ट लिस्टिंग या प्रोसेसिंग है उसको जब क्रॉस कर जाते हैं, तो फिर आपको जो एक तरह से एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स का पैनल होता है, उसके लिए अगर आप डिपार्टमेंट लेवल पे पास हो गए, निकल गए तो। तो फिर ओके। आपको, हाँ, एक एक्सटर्नल पैनल होगा जो बाकी के आईआईटीज या जो रिनाउंड आपके फील्ड के प्रोफेसर होंगे, साइंटिस्ट होंगे, उनको बुलाकर, वो किसी को नहीं पता होता है, वो सिर्फ जो डीन ऑफ फैकल्टी अफेयर्स में बी, बट आई एम नॉट श्योर, लेकिन हाँ डायरेक्टर उस पैनल का पार्ट होते हैं। ओके। हाँ, हम्म। असिस्टेंट प्रोफेसर के केस में डायरेक्टर और आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट उस पैनल का पार्ट होते हैं, और एक एक्सटर्नल कमेटी होती है हम्म। उसके सामने आपको तो उस इंटरव्यू में भी ऐसा होता है कि आपको दोनों चीजों पे जज किया जाएगा, आपका रिसर्च कंपोनेंट आपने जो पीएचडी में किया है, और आपका हम्म। टीचिंग कंपोनेंट। हम्म। तो टीचिंग कंपोनेंट, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली ये एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, तो हम्म। आपको रिलैक्सेशन इस बेसिस पे मतलब मिल सकता है कि हाँ ठीक है, आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। आपको जैसे हम्म। होता नहीं कि ठीक है, आपका पीएचडी का एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, इसका मतलब ठीक है आप एक अच्छे रिसर्चर हो, हम्म। उसी तरह से। लेकिन परफेक्ट तो मतलब कोई भी जैसे नहीं होता है। इसको इसको अगर सर थोड़ा, सॉरी इंटरप्ट किया, मान लीजिए हाँ दो बिल्कुल। लोग हैं, 2 लोग हैं, हाँ। दोनों हम्म, का शॉर्ट लिस्टिंग के दौरान जो पीएचडी रिकॉर्ड है या मतलब रिसर्च एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट हम्म, सिमिलर है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो हम्म। सकता है, लेकिन फाइनली दो में से किसी एक को लेना है, तो फिर उस जगह पे उसी बंदे को लिया जाएगा जिसकी टीचिंग स्किल्स बढ़िया होंगी।
हाँ मतलब किसी ना किसी चीज पे, जैसे मान लो उसका रिसर्च रिकॉर्ड बिल्कुल सेम है, मान लो हम्म। कि अगर उसको बिल्कुल डिक्टो सेम बोलते हैं अगर, कि ठीक हाँ। है सेम नंबर है, तो और सेम ही प्रॉब्लम को टैकल किया, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सपोज एक बंदे ने जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो काफी मतलब रिलेवेंट है किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, लाइक अपनी कंट्री हाँ के लिए या किसी यहाँ चैलेंजिंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, किसी पर्सन ने सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो किसी न किसी लेवल पे वो डिफरेंशिएशन देखते हैं। लेकिन अगर हम्म ऐसा कंडीशन रखते हैं कि नहीं, दोनों का जो रिसर्च है डिट्टो सब सेम है, आप हम्म। डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, तो डेफिनेटली टीचिंग में जिसका टीचिंग स्किल अच्छा होगा तो उसी को वो मिलेगा चांस। चांसेस उसी के हैं कि, और उसमें एक और हम्म भी चीज होता है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब जैसे मान लो कि आज के टाइम पे, इसीलिए बोला ना कि पीएचडी वो इम्पोर्टेंट बैटल फील्ड है जहां पे आपको वेल इन्फॉर्म्ड होना पड़ेगा। हम्म। आज के टाइम पे आप ट्रेंड देख रहे हो कि 90% मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मोर देन 90% जो रिसर्चर है वो मशीन लर्निंग की तरफ भाग रहे हैं। मशीन लर्निंग, सही बात है। सही लेकिन बात है। कहीं पर भी रिक्वायरमेंट एक लिमिटेड ही होगी ना, तो हम्म। ये डिमांड एंड सप्लाई का वो तो हर जगह अप्लाई होता है, सही कि बात है, अगर हाँ। आपके पास किसी भी फील्ड में बहुत सारे फैकल्टी हैं तो उसमें जब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलता है तो आप उसको रिक्रूट करते हैं, लेकिन या रिक्रूट होने के चांस होते हैं, अच्छा। लेकिन यूजुअली जैसे, हाँ, और जिसमें वैकेंसी है तो उसमें ज्यादा कॉल हाँ, होती क्योंकि है जैसे। डिपार्टमेंट में भी सही बोला आपने कि कितने ही, मान लीजिए मशीन लर्निंग की बात करें तो वैसा तो नहीं होगा कि मान लीजिए डिपार्टमेंट में 100 फैकल्टीज की जो स्पेस है उसमें आउट ऑफ वो हंड्रेड मशीन, 80 फैकल्टीज मशीन लर्निंग ही भर लेंगे। तो हाँ तो ऐसा उसमें, नहीं होगा। तो वो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, क्योंकि सिर्फ मशीन लर्निंग ही तो एक एरिया है नहीं काम करने के लिए। हाँ, तो मेरा मतलब मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि हम्म ओवरऑल आप जब पीएचडी की फील्ड ऐसे चूज करें ताकि आपको ये भी पता हो कि नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट इस हम्म 3-5 इयर्स में आपकी डिमांड है। विजिलेंट रहना पड़ेगा आपको। आंख हाँ आंख अपनी खोल के रखनी पड़ेगी जैसे। अच्छा, इस तरह से भी विजिलेंट रहा जा सकता है कि जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं इंस्टीट्यूट्स के कि अभी वैकेंसी है, तो वहां पर मैंने नोटिस किया है कि वो इंस्टीट्यूट्स टॉपिक भी लिखते हैं कि इस हाँ, टॉपिक बहुत पर सारे, वैकेंसी चाहिए। तो बहुत, आप एक एक अपना सर्वे कर सकते हो कि जो अभी रिसेंटली वैकेंसीज आई हैं उसमें किस किस सब्जेक्ट से डिमांड आ रही है। तो उससे भी आप एक करेक्ट, अपना एक एक इंट्यूटिवली तो विजन बना सकते हैं कि हाँ, ये जैसे कोई एक फिक्स एरिया है। डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट लॉजिकल होना चाहिए। लॉजिकल होना चाहिए, हाँ सही बात है। एक एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करना चाहता हूँ सर। अभी एक, मैं नाम नहीं लूंगा, एक अपने ही कॉमन फ्रेंड है। तो उनका हम्म सिलेक्शन हुआ है एक एनआईटी में। तो हम्म मुझे पता चला, उन डायरेक्टली नहीं पता चला उनसे, पर उनके एक फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है, लोग मतलब ऐसे अपनी आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि जुगाड़ बहुत चलता है। तो अच्छा, उस चीज को मैं अपनी तरफ से नकारना चाहूंगा कि ऐसा मेरे एक्सपीरियंस नहीं में नहीं डेफिनेटली, मतलब तुम क्या, मैं खुद यही जो आप बोल रहे थे, जो आप बोल रहे थे कि अभी की कि आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना पड़ेगा, तो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के लिए उन्होंने दिया था इंटरव्यू। और हम्म, बहुत लोगों का उस दिन इंटरव्यू था, और उनका सिलेक्शन सिर्फ उसलिए हुआ क्योंकि उनको सिर्फ मैथ ही नहीं आती थी, उनको प्रोग्रामिंग भी आती थी। और वो एनआईटी उस टाइम पे ऐसे प्रोफेसर को ढूंढ रही थी कि जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में एक प्रोग्रामिंग एक एरिया स्टार्ट कर सके, पाइथन डेवलपमेंट और भी जो थोड़ा अप्लाइड हाँ, मैथमेटिक्स की तरफ ले जा सके देखो डिपार्टमेंट। वही है तो कि वो बस डिपार्टमेंट वही को जिस डिमांड टाइप एंड की सप्लाई रिक्वायरमेंट की थी, बात थी कि उस जगह वो सही हाँ जगह पे पहुंच गए हाँ, और उनको उस चीज की नॉलेज भी थी। आई तो थिंक जो मिस और भी ओल्ड आईआईटीज हैं तो कभी कभी उनके एडवर्टीजमेंट आप देखोगे कि वो पर्टिकुलरली लिख देते हैं कि देखो हमें इस हम्म। फील्ड में चाहिए, मतलब वो सभी के लिए ओपन है, लेकिन हम हम्म, इस फील्ड में ज्यादा सर्च कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे बाकियों का रिक्रूटमेंट नहीं होगा। नहीं होगा, आपको कोई ऑर्डिनरी एप्लीकेशन मिलता है तो डेफिनेटली दे विल कंसीडर, लेकिन हमेशा जहां पे डिमांड ज्यादा है वहां पे, अप्लाई करने से ज्यादा हाँ, बेनिफिट हो सकता है। तो सर, आईआईटी रुड़की के केस में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है क्या, कोई स्पेसिफिक पॉइंट जो आप बताना चाहें नहीं रिक्रूटमेंट? आईटी के केस में देखो, जो मेरा खास करके दोनों डिपार्टमेंटल हो चाहे वो एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स के सामने का जो एक्सपीरियंस है, तो उसमें वही चीजें हैं कि आपको
आपको ऑलमोस्ट हाफ हाफ टाइम या दिया जाता है रिसर्च प्रेजेंटेशन के लिए। तो पीएचडी के लिए मैं ये बोलूंगा कि आप थोड़ा सा फोकस करिए। अगर आप आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में एकेडमिक जॉब के लिए सोचते हैं, तो हम्म। थोड़ा सा फोकस करिए इंक्रीमेंटल रिसर्च ना करके, थोड़ा सा नया रिसर्च करने की। जैसे मान लो सही। कि एक ही मतलब एक ही डायरेक्शन में आप थोड़ा सा इंक्रीज कर करके 4 पेपर पब्लिश करने से बेटर है हाँ। आप थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई मत करिए खुद को, नहीं वो भी एक हम्म। प्रॉब्लम होता है। वो खुद के लिए भी थोड़ा तो चैलेंजिंग हो जाएगा। हाँ, हम्म। तो एक तरह से आप एक प्रॉब्लम में 4 पेपर पब्लिश करने से बेटर है 2 प्रॉब्लम में 4 पेपर पब्लिश करिए, या 4 प्रॉब्लम में 4 पेपर। तो उससे क्या होता है हम्म। ना कि आपके पास नेक्स्ट स्कोप रहता है कि हाँ ठीक है, आपको 4 प्रॉब्लम में आप फिर इसके बाद इंक्रीमेंटल के लिए आप सोच सकते हैं। लेकिन हम्म। पहले आप इसके लिए प्रिपेयर रहिए कि थोड़ा सा मतलब इंक्रीमेंटल वाली चीज से बचिए। हाँ, वो भी क्योंकि एक ये रिप्रेजेंट करता है ना कि आप ओपन है अलग अलग प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करने के लिए, हाँ आपका एक रिसर्चर मतलब वाला एटीट्यूड है। हाँ मतलब हम्म। प्रॉब्लम रिलेटेड होनी चाहिए। हाँ, सही बात है। मतलब ऐसा नहीं कि आप हम्म। एक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम उठा लिएगा और आपने किसी हाँ, और जैसे कंप्यूटर जैसे साइंस। थोड़ा ह्यूमरस वे में बोले कि हाँ पहले सपोर्ट वेक्टर मशीन लगा के सॉल्व किया था, अब हमने डीप लर्निंग लगा दी और पेपर आ गया। हाँ 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 हाँ, तो ये थोड़ा सा आप ये वैसा भी करिए। लेकिन एक होता नहीं कि आप थोड़ा सा बेंच मार्किंग के लिए जरूरी है। तो हम्म। उससे क्या होता है ना कि हमेशा हम्म। पीएचडी स्टूडेंट के देखो दोनों चीज, इसमें दोनों को फायदा होता है, सेलेक्ट करने वाले को, सिलेक्ट होने वाले को भी। सेलेक्ट करने वाले हम्म। को भी डाउट नहीं होगा क्योंकि आपने मतलब किसी प्रॉब्लम में रिगरसली काम किया है। हम्म। हम्म। और जो सिलेक्ट होने वाला है, जब आप रिगरसली काम करोगे तो आपका भी तो बैकग्राउंड स्ट्रांग होगा। सही बात तो है। इंटरव्यू में चाहे वो रिसर्च टॉपिक से लेकर रिलेटेड इंटरव्यू हो, चाहे आपकी टीचिंग से रिलेटेड हो, आप आंसर और भी ज्यादा डीपली और मोर इम्प्रेसिव वे में आप दे पाओगे। हम्म। तो तो सर, इसलिए फाइनली मेरा जो लास्ट सवाल है आज के लिए, वो ये है कि हम्म, आप वैसे तो आपने काफी डिटेल में ये बताया कि कैसे कैरी करना है स्टार्टिंग फ्रॉम पीएचडी और मिड मास्टर्स। तो रिज्यूम कंपोनेंट के बारे में कुछ डिस्कस कर सकते हैं क्या, कि एक आइडियल रिज्यूम जिसको कॉल आ जाए, उसमें क्या क्या ओके कंपोनेंट? मतलब कॉल आ जाए या ना आ जाए, लेकिन हाँ डेफिनेटली कॉल आने की संभावना। क्योंकि देखो हाँ। आज के टाइम पे क्या होता है कि हमेशा मतलब जो मैंने सीखा है खास करके अपनी जर्नी में, हम्म। जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट के जो फेमस प्रोफेसर्स हैं, तो उनसे ही तो क्या है कि देखो रिज्यूमे बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम्म। सपोज 10 पेज का रिज्यूमे अननेसेसरी लंबा नहीं, हाँ अगर कंटेंट है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन हम्म। अननेसेसरी जैसे हम उसको इस वे से लिखते हैं या फॉन्ट बड़ा करके या ऐसा कि वो 4 पेज 5 पेज, तो ये नेसेसरी नहीं है। हाँ रिज्यूमे इम्प्रेसिव होना चाहिए, मतलब उसमें क्वालिटी होना चाहिए क्वांटिटी की बजाय। तो हम्म। और वो एक ऑर्डर में होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल जैसे आप एकेडमिक जॉब के लिए जाते हैं, तो सबसे हम्म। पहले जो बेसिक होता है, बोलते हैं ना कि जो बेस केसेस, अगर मैं एक तरह से अगर आपको बोलूं कि इंडक्शन के प्रूफ में क्या होता है कि स्टेप्स होते हैं, बेस केस फिर हम्म। इंडक्शन स्टेप। तो इसके केस में भी देखो जैसे आपका एकेडमिक रिकॉर्ड देखते हैं, तो हम्म। आपने आप ले सकते हैं 10वीं कि 10 12वीं, हाँ हाँ उसके। 10वीं 12वीं बीटेक एमटेक हम्म। पीएचडी का, उसमें आपने किस ईयर में पास किया, क्या सीजीपीए वगैरह रहा, हम्म। अपने जो आपका ब्रीफ नेम एड्रेस हो, कुल मिला के आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बिल्कुल ब्रीफ में, काइंड ऑफ वन टेबल में आपका हम्म। ब्रीफ एकेडमिक। और तो वहां से आपको तुरंत एक दिमाग में पॉजिटिविटी आती है कि अच्छा हाँ ठीक है, इसका एकेडमिक रिकॉर्ड बढ़िया है। अगर आप हम्म। इसको बीटेक के बारे में पूरा समझाते हैं, फिर एमटेक के बारे में पूरा समझाते हैं, तो ब्रेक ना हो। अगर आदमी एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में देखना चाहता है, उसको इस टेबल में सारा रिकॉर्ड है। सारा रिकॉर्ड है। फिर वो एकेडमिक के लिए हो या बहुत सारे कॉर्पोरेट जॉब के लिए भी, वो फिर आपके पीएचडी की डिटेलिंग चाहता है। तो फिर उसके बाद आप आ जाइए कि पीएचडी की पहली वो डिटेलिंग कि आपने किस प्रॉब्लम में काम किया, मतलब काइंड हम्म। ऑफ आपका इसका टाइटल क्या रहा, किस इंस्टीट्यूट से किया, और आपके सुपरवाइजर कौन रहे, किस डिपार्टमेंट से किया, ये इंफॉर्मेशन।
ठीक। फिर इसके हम्म। बाद आप ब्रॉडली किस प्रॉब्लम को सॉल्व किए, उसका रिलेवेंस क्या है, हम्म। उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा, दो तीन लाइनों में बहुत ही क्रिस्प हाँ, इंफॉर्मेशन। कि मतलब हम्म। आप की रिसर्च को समझने के लिए उसको पेपर आपके न ओपन करने पड़े। अगर उसको बहुत डिटेल में जानना है तो ठीक है, आपके पेपर ओपन करके देख लें। लेकिन एक हम्म। तरह से आप थीसिस को आप अगर एक दो मतलब बुलेट पॉइंट में आप समराइज कर सकते हो, वो बेस्ट होता है। हम्म। तो आपने थीसिस का इन्फॉर्मेशन दिया, फिर उसका समराइजेशन काइंड ऑफ, लेकिन वो बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए। ऐसे लैंग्वेज में होना चाहिए कि एक नॉन एकेडमिक पर्सन भी पढ़ ले तो उसको आइडिया चल जाए इंटरेस्टिंग फिलोसफिकली। लगे हम। तो उसके बाद आपका थीसिस का एक इंटर मतलब काइंड ऑफ ब्रीफ समरी। मोस्टली लोग बहुत कैजुअली ले लेते हैं कि भेज दो, हाँ, रिज्यूम बना लिया, तो वहां पर नहीं, गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि बहुत बड़ी चीज को छोटे में कैसे समाना है। समाना है। कि सही बात। आपको सामने वाला आपके दो चार बुलेट पॉइंट पढ़ के आपकी पूरी थीसिस का कम से कम ओवरऑल आइडिया चल जाए कि आपने कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में कितना सॉल्व कर दिया है, क्या इंपॉर्टेंट है आपकी हम्म। थीसिस रिसर्च फील्ड। सही बात है। और हम्म। उसमें आप ये भी थोड़ा सा इंक्लूड कर सकते हो कि उसका फ्यूचर डायरेक्शन क्या है। ठीक, वो उसी का हम्म। पार्ट है। फिर इसके हम्म। बाद क्या है, नेक्स्ट में आप उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए आप अपने पब्लिकेशंस की लिस्ट बता सकते हो। हम्म। एक ऑर्डरिंग में मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि यार मतलब जैसे टाइम पहले के से अकॉर्डिंग पहले हाँ, कौन सा सही बात पब्लिश है। हुआ, लास्ट कौन सा पब्लिश हुआ, ये बहुत जरूरी है। फिर हम्म। इसके बाद जब ये आपका एकेडमिक, अब यहाँ से पूरा एकेडमिक आपका कंप्लीट हो गया हम्म। आपके पब्लिकेशन तक, उसके बाद आप चीजें रख सकते हो कि आपने एक्स्ट्रा जैसे अवार्ड्स हो गया या अवार्ड, एक्सपीरियंस का एकेडमिक जो, अचीवमेंट्स काइंड ऑफ। हाँ हाँ, किस कमेटी के मेंबर है, या मतलब आपका ये इस तरह के कोई ग्रांट एक्सपीरियंस, वगैरह, अगर कोई ग्रांट हाँ वगैरह। हाँ, ग्रांट वगैरह क्या क्या लिया है, तो अच्छा जो सर, भी एक चीज, इस, हाँ, एक अभी मेरे दिमाग में सवाल आया सर, कि जैसे पीएचडी स्टूडेंट्स हेल्प करते हैं अपने प्रोफेसर्स की प्रोजेक्ट लिखने में, हाँ और हाँ कभी कभार उनकी मेहनत रंग भी लाती है, प्रोजेक्ट वगैरह मिल जाते हैं, तो उसको भी हाँ, मेंशन कर सकते हैं क्या? उसको, हाँ, इस वे से आप मेंशन कर सकते हैं कि जैसे यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ इन राइटिंग डिफरेंट प्रोजेक्ट। वे की हैव एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग प्रोजेक्ट्स, ऐसा करके। हाँ हाँ, तो वो कर सकते हम्म। हैं। फिर लास्ट में आप जो जो आपको रेफरेंस दे सकते हैं, तो एक ग्रुप ऑफ फैकल्टी मेंबर्स या रिसर्चर्स, वो ये चीज बताता है कि नहीं, हाँ, आप एक ग्रुप के साथ या जो आपकी फील्ड में काम हम्म। कर रहे हैं आप उनके साथ कनेक्टेड हैं। तो कुल हम्म। मिला के आप एक तरह से उस फील्ड से वेल इन्फॉर्म्ड टाइप से हैं। अच्छा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट क्वेश्चन है मेरा सर, कि जैसे रेफरीज या रिकमेंडेशंस में जिन भी प्रोफेसर्स के नाम, जी, या जिन भी लोगों के साथ काम किया है, उसमें अगर एक्सटर्नल कुछ लोग हों तो शायद मेरे ख्याल से ये बेनिफिशियल होता होगा, इस सेंस में कि आप कोलेबरेटिव रिसर्च भी करते हैं, हाँ, मतलब वो हम्म, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता होगा और एक प्लस वन फैक्टर करता होगा। क्योंकि देखो अदर देन अगर आपके सुपरवाइजर हैं, वो भी एक नहीं, हाँ ठीक है, आपने एक पीएचडी का काम सुपरवाइजर के साथ किया, लेकिन आपको दूसरे ग्रुप में भी आप इन्वॉल्व रहे हैं, इन्वॉल्व है, क्योंकि देखो, लोग जानते हैं। हम्म। हाँ, वो आपका इंफॉर्मेशन में अगर ऐड ऑन हो रहा है, आपकी नॉलेज में ऐड ऑन हो रहा है, तो वो बेटर है। हाँ, क्योंकि मेरा एक अंकित, शायद आप जानते हो, मेरे साथ ही था, उसका इंटरव्यू लिया था मैंने हम्म, पोस्ट डॉक्टरल पे। तो ही वाज सेइंग हम्म, कि एक ये भी चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है कि जो इंस्टीट्यूट आपको एज ए फैकल्टी लेना चाह रहा है, वो ये भी देखेगा ना कि आप, अब क्योंकि आपको एज ए इंडिपेंडेंट रिसर्चर वर्क करना है, आपको लोगों से, स्टूडेंट से हाँ रिसर्च करानी है, तो आपका नेटवर्क कितना अच्छा है, कितने कोलेबोरेशंस हैं आपके, आप कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं हाँ, रिसर्चर्स के साथ, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। एक इम्पैक्टफुल होता है। तो आई थिंक ये रिकमेंडेशन जो है, वो अगर किसी अदर देन सुपरवाइजर, किसी अच्छे और बड़े इंस्टीट्यूट में, बड़े आई मीन अच्छे रिसर्च ग्रुप के साथ है, तो दैट विल हाँ मेक अ हाँ गुड इम्पैक्ट, आई थिंक। हाँ, नहीं नहीं, वो बिल्कुल, कि देखो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो देखे जाते हैं, तो उसमें आप कोशिश करो कि जैसे एक बड़े ग्रुप में भी आप काम कर सकते हो, लेकिन इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हो। हाँ, सही बात है। हाँ। एक मोनोटोनस नहीं होना चाहिए कि नहीं, हाँ, मोनोटोनस आपको अब नहीं ग्रुप होता है की कि जरूरत हाँ है। हाँ हाँ, सही बात है। हाँ, सही बात है। उससे क्या होता है कि मुझे जैसे मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, तुम ग्रुप में भी चले जा सकते हो, उसको भी लीड कर सकते हो या उसमें किसी के अंडर काम कर सकते हो। और अगर आपको एक अकेला छोड़ दिया जाए, इंडिपेंडेंटली, हाँ, सही बात है। हाँ, इंडिपेंडेंटली वो काम भी कर सकते हो, तो जरूरी वो है। बेटर है, वो भी वो बेटर जरूरी है। इम्पैक्ट है। तो इन सब हम्म। चीजों का ध्यान रखना चाहिए।
लेकिन सही। ओवरऑल यही है कि आपकी जर्नी पीएचडी से ही स्टार्ट होती है। और इसके लिए कभी भी मैं रिसर्चर्स को यही एडवाइस करूंगा, कभी ये मत सोचो कि नहीं लेट हो गया है। वो बोलते नहीं, जब जगो तभी सवेरा। अभी सवेरा। हाँ बस सही ये बात। है कि अगर आप लेट जगे तो आप भागना थोड़ा फास्ट पड़ेगा, और आप कर सकते हो। मैं ये कर बिलीव सकते करता हैं, हूँ कर कि सकते हैं। आप कर सकते हो। बस थोड़ा सा तेज भागना है। और ये जो थोड़ा सा वो इसको फ्रस्ट्रेशन बोलो या कोई भी चीज एक इनस्टेबिलिटी टाइप से आने लगती है, उस चीज पे थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। पेशेंस रखने की जरूरत है, परेशान नहीं होना है, हाँ चीजें। अच्छा, मतलब ये मैं अपने और आपके पर्सनल जो हमारी बॉन्डिंग है उसके एक्सपीरियंस पे भी, जो हमने अपने भाई, मैं जहाँ रहा वहाँ के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये कहना चाहूंगा, शायद आप एग्री भी करेंगे कि हम हमारे यहाँ पे भी जितने भी स्टूडेंट्स पास आउट हुए, पीएचडी की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है हम्म, कि ब्रांड वैल्यू अटैच थी। पिछले एपिसोड में मैंने ये बात कही थी कि थाली में सजा के मिल गया, कि हम्म, ब्रांडेड जगह से आए हैं, तो सब पका हम्म, पकाया मिल गया, लो भाई। तो स्ट्रगल सभी ने किया, सबने पेशेंस हम्म, रखा, सबने कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया। बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी कर रहे हैं, जो हमारे जूनियर हैं, जो अभी भी हम्म, पीएचडी कैरी ऑन कर रहे हैं। स्ट्रगल हर किसी ने की है अपनी अपनी, और पेशेंस रखा। और अब जितना विजन हो सकता था मेंटेन किया, हार्डवर्क के साथ अपने विजन को कैरी ऑन किया। तो वो तो मतलब सब तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह है सर, मतलब। हाँ, इसको और ये भी थोड़ा सा मोटिवेशन देना चाहिए कि ठीक है आपने 99 तक पेशेंस रखा, तो एक के लिए और क्यों ना रखे। सही बात है, हाँ। जब आपके दिमाग में ये रहेगा ना, तो आपकी 100 की जर्नी बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। आसानी से हो जाएगी, कभी ना कभी तो मिल ही जाता है, मतलब। हाँ। ये है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम करते रहिए, जो भी एक मैं यहाँ एक्सपीरियंस। पे मूवी का एग्जांपल देना चाहूंगा। एक साडा हम्म। अड्डा करके मूवी है। वो एक स्टूडेंट लाइफ या एक तरह से छह दोस्तों, या मतलब एग्जैक्टली मुझे नंबर याद नहीं, लेकिन हाँ शायद छह दोस्तों की कहानी है। इसमें से उनके अप्स एंड डाउन्स और स्ट्रगलिंग, उनके पैशंस, उनकी जॉब, सब कुछ दिखाया गया है अच्छा, हाँ, जिसमें वो उसमें। सब डिफरेंट डिफरेंट एरिया के होते हैं हाँ, स्टूडेंट, हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो हाँ उसमें एक चीज दिखाया कि जैसे जो एक उसमें पर्सन होता है, आईएएस की तैयारी कर रहा होता है, उसमें फाइनली सुसाइड कर लेता है, वो बहुत अनफॉर्चुनेट होता है। लेकिन उसमें एक स्टेटमेंट था कि अगर उसने ये नहीं किया होता तो आज वो भी कुछ ना कुछ होता। कुछ ना कुछ होता, हाँ, लास्ट में दिखाते हैं, हाँ। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि गिव अप ना करना। बी ए वॉरियर, बी ए फाइटर। हाँ, गिव अप नहीं करोगे तो। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि जैसे और ये अब वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी अपनी स्टोरी यही बताई थी। मोस्टली जितने भी लोग जिस लेवल पे भी सक्सेसफुल हुए हो, हाँ, सब ने कहीं ना उन्होंने कहीं गिव अप ये नहीं किया। एटीट्यूड तो पाला है कि चलो फेल हो गए, कोई नहीं, चलो फिर देखते हैं क्या हुआ कैसे। फिर देखते हैं। इनफैक्ट इसका तो सबसे अब बड़ा एग्जांपल सर, पेपर कोई देख लीजिए। किसका पेपर है जो एक बार में एक्सेप्ट हो जाता है? पेपर आता है, फिर रिवीजन आता है, फिर आप उसको ठीक करते हो, फिर वापस भेजते हो। कितनी बार, कई बार तो तीन तीन चार चार रिवीजन हो जाते हैं, उसके बाद रिजेक्ट होता है, फिर आप किसी दूसरी जगह डालते हो। बहुत मेरा बिल्कुल। लास्ट पेपर का एक्सपीरियंस था तो ऐसे ही था, पता है सर। लास्ट पेपर में 8 रिव्यूअर एलोकेट हो गए थे, तो मतलब 8 रिव्यूअर थे, और सब अपने अपने डायमेंशन पे जाके रिजेक्ट किए थे कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। सर, 8 पेज का पेपर भेजा था और 12 पेज के रिव्यूज आए थे। नहीं नहीं, ये होता है। एक मेरा, जैसे मैं एक पर्सनल अपना कहानी बताता हूँ। एक मेरा पेपर था ट्रांजैक्शनल नेटवर्क साइंस एंड इंजीनियरिंग में। वो हम्म क्या कि मतलब वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था कि उसको ऑलमोस्ट 3 साल लग गए थे। हम्म मतलब रिवीजन 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 करते करते वो 10 पेज का पेपर 15 पेज शायद पहुंच गया था। एग्जैक्टली शायद मोर देन 14 पेज हो गया था। हम्म लेकिन उस तुम्हें बताऊं कि जब मेरा रेगुलर फैकल्टी के लिए इंटरव्यू था, उससे जस्ट कुछ दिन पहले उसका एक्सेप्टेंस आया। तो हाँ। कभी कभी लगता है ना कि नॉलेज या कोई भी चीज अच्छी तभी होती है जब वो सही टाइम पे काम आ जाए। तो सही वो जो बात है। 3 साल का जो वेटिंग था ना, वो जो 3 साल का वेटिंग था ना, वो सब बराबर हो गया। वो सब बराबर हो गया, सही हो गया, अंत भला तो वही हो गया कि एकदम सही टाइम पे आया वो पेपर, हाँ। इसलिए हाँ, तो इसलिए कभी कभी ये लगता है कि नहीं, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अब बाकी तो स्ट्रगल। सब, बाकी इवेंचुअली खुद ही नहीं पता चलेगा। अगर आप रेगुलर लगे हुए हो तो आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कब आपका किस वजह से हो गया। कई बार ऐसा होता है कि
बहुत कम, दो ही तीन लोग थे इंटरव्यू में तब भी आपका नहीं हुआ, और कभी ऐसा होगा कि आपको जहां पर आप गए थे वहां 200 300 लोग आए थे तब भी आपका हो गया? मतलब करेक्ट। दैट्स जस्ट अ डे बस, लेकिन ये है कि बैकएंड पे आपको अपना काम करते रहना है विजन के हाँ, साथ। इसमें इसमें बस ये थोड़ा सा ओवरऑल बड़ी फिलॉसफी हो जाएगी, लेकिन हाँ फिर भी मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि अननेसेसरी निगेटिविटी से बचना चाहिए। ये हम्म। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि अभी जैसे मेरा फ्रेंड है रणवीर, जो आईटी इंदौर में है, वो वन ऑफ द बेस्ट कंपोनेंट इन माय लाइफ। कि आपका स्ट्रेस लेवल है, आपके पास कुछ ना कुछ एक चीज होना चाहिए। देखो मेरे पास एक दोस्त, जिसकी वजह हम्म। से आप बहुत सारी चीजें, मतलब पॉजिटिविटी क्या होता है ना, कि हमेशा आपकी एनर्जी को मेंटेन रखती है। नेगेटिविटी क्या होता है हम्म, कि एक तरह से वो ड्रेनेज सिस्टम है, जो आपकी एनर्जी को, खत्म कर देता आप है। कुछ नहीं करोगे तब भी वो खत्म कर देगा। और हम्म। एकेडमिक में या किसी भी, मतलब मैं कह रहा हूँ कि लाइफ के किसी भी फील्ड में ये चीजें बहुत जरूरी है। तो कभी हम्म। भी देखो, जब पेपर रिजेक्ट होता है या जॉब से रिजेक्ट होते हैं तो हमारे अंदर मायूसी और आती है, लेकिन बस उसको फिर से आपको एनर्जी गेन करके आगे बढ़ना, बस उसमें हम वही एक पॉजिटिव ऑप्शन ही ऐसे भी है। रह सकते हैं कि एनालिसिस कर ले कि भाई क्या हमने अपनी तरफ से क्या गलती की। जरूरी नहीं है कि हर बार हम गलती करें, लेकिन फिर भी पॉजिटिव रहने के लिए हम अपनी एनालिसिस कर सकते हैं कि यहाँ यहाँ पे हम गड़बड़ थे, तो लेट्स रिपेयर एंड प्रिपेयर। हाँ और मतलब देखो, जिस चीज पे आपका कंट्रोल नहीं है उस पे बहुत हाँ, फोकस नहीं उसको तो करना। हम कुछ कर ही नहीं सकते, सही बात है, हाँ। ये बात तो आप सही घर बना सकते हो, अर्थक्वेक नहीं रोक सकते हो। है। हाँ, तो ये इसलिए बात बहुत सही अपनी है। मजबूती करो, मतलब अपना एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा करो, अपनी टीचिंग अच्छा करो, सब कुछ आप जिस पे आप फोकस कर सकते हो उस पे आप हम्म। अपनी लिमिट को बढ़ाओ। हम्म। लेकिन बाकी चीजें आप नहीं बदल बाकी सकते। तो फिर नियति है, वो जरूर कहीं ना कहीं से हाँ, दिला ही देगी कुछ ना कुछ। सही बात है। ओ, थैंक यू सर। बहुत ही मुझे तो बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। काफी टाइम के बाद बात हो रही है सर। अब मुझे लगता है कि आपके जाने के बाद फेस टू फेस तो बात नहीं हुई कभी। हाँ, फेस टू कॉल फेस पे बात है। कनेक्टेड थे, कॉल पे हाँ, तो कनेक्टेड कॉल थे हम पे लोग, बात हुई लेकिन थी। ऐसे फेस टू फेस ऐसे लग रहा है सामने, जैसे मैस में नहीं बात करते हाँ। थे। काका जी बहुत चिढ़ाते थे हमको मैस में, आप लोग बैठ के हंस रहे होते थे कि नया नया आया है, उसको पकड़ लेते हाँ, हैं। और वो हमें तो अभी भी वो क्रिकेट वाला टाइम याद आता है, शाम को जब हाँ, वो बास्केट कोर्ट में। बास्केट कोर्ट में क्रिकेट खेलते थे और उसमें हो जाती थी लड़ाई कि 2 रन था कि नहीं था, 2 रन था कि नहीं था। हमें एक बार का किस्सा याद है, आपको अंपायर बना दिया था, आप देर से आए थे। कि आज तुमको खिलाएंगे नहीं, तुम जाओ अंपायरिंग करो। तो आपने दो तीन अच्छी अच्छी जगह पे नो बॉल दे दिया था कि जाओ नो बॉल है। अब अंपायर तो देखो, अंपायर। कभी वो उसको क्या बोलते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट। और फिर उसके बाद आप लड़ाई करवाते रहते कि जाओ लड़ो, हमको हमको नहीं खिला रहा था ना। जाओ नो बॉल है, भाग। अरे उस दिन बहुत मजा आई थी हमें। बड़ा अच्छा दिन था सर यार, वो बीएसएनएल वाला टाइम बहुत बढ़िया था। आप तो मतलब हम उस प्रजाति के आखिरी डायनासोर हैं जो बीएसएनएल में थे। उसके बाद से तो हाँ, मेन कैंपस शिफ्ट सारे हो गए नए थे। वाले में चले गए। हाँ, तो उसके बाद डायनासोर होना बंद हो गए, फिर स्टूडेंट आने शुरू हो गए थे। बीएसएनएल कैंपस वाली लाइफ बहुत, मतलब बहुत बढ़िया, यादगार बहुत। बहुत यादगार है, हाँ सही बात है। जितना बॉन्डिंग उस टाइम के स्टूडेंट्स की है आपस में, क्योंकि सब एक ही जगह रहते थे, सब एक ही जगह बैठ के उसी हम्म, दो चार टेबल पड़ी थी वहीं पे खाना खाते थे सब। हम्म, तो जितनी मतलब उस टाइम तक ऐसा नहीं था कि मैं इलेक्ट्रिकल का हूँ तो मैं केमिस्ट्री के स्टूडेंट को नहीं जानता, या मेरे हाँ, कोई केमिस्ट्री के सीनियर है या ये बेस्ट चीज मैकेनिकल के थी। सीनियर है उनको मैं नहीं जानता। हर हम्म, आदमी हर आदमी पूरे को बैच को जानता था, जानता पूरे होगा। बैच को जानते थे, चाहे जितना भी सीनियर ऊपर नीचे ऑफिसर हो। वाला। हाँ, सबको पूरी हायरार्की एक दूसरे से बहुत अच्छी दोस्ती थी। जैसे ही मेन कैंपस शिफ्ट हुए हैं, सबको मिल गया अपना अपना कमरा। और उसके बाद हाँ। बिल्डिंगें, डिपार्टमेंट की बिल्डिंगें दूर दूर हैं काफी। उसके बाद से तो अगर ऊपर फिजिक्स डिपार्टमेंट है और नीचे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, तो बस इलेक्ट्रिकल वाले ही इलेक्ट्रिकल को जान रहे हैं। थोड़ा सा ये एक माइनस हाँ, पॉइंट वो था तो बाद में, लेकिन अब वो तो रहता ही देखिए, है, वो हर ग्रो सिस्टम करेगा के कुछ बड़ा ना कुछ होगा। प्लस माइनस होते हैं। हाँ, वो चाहे जितना बड़ा होता जाएगा चीजें, उतनी तो फिर इस तरह की चीजें होंगी।
सो थैंक यू सर, आपने अपना काफी इम्पोर्टेंट टाइम दिया, और जो भी व्यूअर्स हैं जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनको मुझे लगता है आपके एक्सपीरियंस से बहुत हेल्प मिलने वाली है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। सो थैंक यू सर। और थैंक यू वेरी बाय मच सर। इस इंटरेक्शन के लिए, रियली थैंक यू, थैंक बाय सर। यू। ओके, बाय।